प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना से आपको बड़ी खबर दे, जमीन कारोबारी प्रशांत कुमार की हत्या की खबर। गोली मारकर अपराधियों ने हत्या की। नाराज गांव वालों ने हंगामा किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल भी हुआ। गांव के लोगों पर ही हत्या का आरोप लगा है। नौबतपुर थाना के चिरौरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाराज गांव वालों ने हंगामा भी किया। अमरजीत शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या ये घटना है, कब घटना घटी और इस वक्त खबर पर अपडेट क्या है? देखिए, आपसी विवाद की वजह से जो है घर में घुस करके गोली मारी गई है और प्रशांत नाम का युवक है जिसकी मौत हो गई है इलाज के दौरान। चिरौरा गांव है ये नौबतपुर थाना क्षेत्र का। और मुर्गा की पार्टी जो है प्रशांत कर रहा था। उसी दौरान दोनों जो है चंदन और कुंदन आए और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया और एक नहीं लगभग 7 गोलियां बरसाई। उस दौरान विशाल को भी गोली मारने लगा। उस दौरान उसकी मां आ गई और उसकी मां उसे धक्का देकर के उसे बचा ली। लेकिन जो अपराधी हैं वो लगातार फायरिंग करते हुए वहां से निकल गए। घटना के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच कर रही है। इसमें रजनीश केसरी जो थाना अध्यक्ष हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं और घटनास्थल पर मौजूद हैं। अभी भी अपराधियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की जा रही है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जी, बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है और बताया जा रहा है कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गांव के लोगों पर ही हत्या का आरोप है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए सियासत की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें लालू परिवार को गैंग्स ऑफ घोटालेबाज कहा गया। अब बीजेपी की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के कम होते ही बिहार में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर आरजेडी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। 184 सेकंड के इस वीडियो का टाइटल है गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। लालू के हिस्ट्री, तेजू के हिस्ट्री, दोनों के हिस्ट्री बकाला काला। लालू कैलन चारा घोटाला, तेजस्वी कैलन जमीन घोटाला। करीब 3 मिनट के इस वीडियो में बीजेपी लोगों को 20 साल पहले की कहानी बताने की कोशिश कर रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी को घेर रही है। ये बताने का प्रयास किया गया है कि लालू परिवार पूरे बिहार को कैसे बर्बाद किया है, कैसे घपले घोटाले और माफियाओं को सौंपने का काम किया। बीजेपी के इस वीडियो वॉर ने बिहार के सियासी पारे को कुछ और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। भाजपा में हिम्मत है तो अपने प्रधानमंत्री के सच को उजागर करे, जिसमें प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की भरी सभा में नीतीश कुमार को 56 घोटाले का घोटालेबाज कहा। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी बौखला गई है। मुद्दों की बात तो कभी कर नहीं सकती, ये बुज़दिल जगलर पार्टी है भाजपा। जबकि जेडीयू नेता कहते हैं कि बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है वो लालू परिवार का आईना है। घोटालों के कारण बिहार को लूटने खसोटने का काम किया है, यही तो इनकी संस्कृति है। इसी संस्कृति से बचाने के लिए हम लोग लगातार जनता से अपील करते रहे हैं। एआई जेनरेटेड इस वीडियो के साथ ही बिहार की सियासत में एआई वॉर की एंट्री हो गई है। ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी ने इस वीडियो को जारी करके बता दिया है कि वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन की याद लोगों को दिलाती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नौकरी के बदले तेजू लूट ले।
और चलिए बात करेंगे प्रधानमंत्री के बिहार दौरे की। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने बाकी हों, लेकिन नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के आखिरी हफ्ते में रोहतास के बिक्रमगंज में सभा करेंगे। 30 मई को बिक्रमगंज की सभा से पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार की सियासत को साधने वाले हैं और इसके साथ ही बिहार को सौगात भी देंगे। शाहाबाद की सियासत को साधने के लिए किस तरीके की तैयारी है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भागलपुर और मधुबनी के बाद प्रधानमंत्री तीसरी बार बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इस बार कार्यक्रम होगा शाहाबाद में। मई के आखिरी हफ्ते में पीएम शाहाबाद आ रहे हैं। 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में उनकी जनसभा होगी। भागलपुर और मधुबनी दोनों जगहों से पीएम ने बिहार को बड़ी सौगात दी। चुनावी साल में शाहाबाद के संभावित दौरे से उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर बिहार को बड़ी सौगात मिल सकती है और बीजेपी के नेता ये खुलकर कह रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार आएंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। अपने बिक्रमगंज दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी पटना सासाराम 4 लेन सड़क का शिलान्यास करेंगे। पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे का शिलान्यास करेंगे और नबीनगर में 600 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ कई दूसरी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा चुनावी साल में पीएम मोदी के इस बिहार दौरे से सियासी माहौल भी बनेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की सीटों पर एनडीए का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा था। पीएम के दौरे से हवा का रुख मोड़ने की कोशिश होगी, तभी तो बीजेपी के साथ ही पीएम के दौरे की तैयारी में एनडीए के सभी घटक दल जुट गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। माना जा रहा है कि पीएम की सभा में रोहतास के साथ साथ कैमूर, बक्सर, भोजपुर और औरंगाबाद के कार्यकर्ता और लोग भी शामिल होंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात डेमोग्राफी पर दिए गए बयान और उस पर मचे घमासान की करेंगे। दरअसल बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार की डेमोग्राफी को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। बचौल ने कहा कि अगर जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं किया गया तो अगले 20 साल में बिहार के कई जिलों में एक भी हिंदू विधायक या सांसद का जीतना असंभव होगा। बचौल के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोगों से इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की गई है, पर बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने निर्वाचन आयोग के इस आग्रह के बाद एक बड़ी मांग रख दी है। ये जो बुर्का पहन करके जो बॉक्सिंग होता है और कैसे हम लोगों के विधानसभा के विभिन्न बूथों पर 3 गुना 20 साल में 3 गुना वोटर बढ़ाया है, इस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बचौल ने आरोप लगाया कि बिहार के कई जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 साल में हिंदू एमएलए और एमपी के लिए जीतना असंभव हो जाएगा। श्रीमती गांधी ने जो नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, उससे अगर किसी समाज को सबसे हित हुआ है तो हिंदू समाज को हित हुआ है। हिंदू समाज बहुत क्षेत्र में अब मुखिया नहीं बन रहा है, वार्ड मेंबर नहीं बन रहा है। कुछ दिनों के बाद मैं भविष्यवाणी करता हूं कि पूरे सीमांचल और मिथिलांचल से 20 साल के बाद हिंदू की कोई जाति एमएलए एमपी बन के नहीं आएगा। बचौल के आरोप पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के साथ साथ उनकी सहयोगी जेडीयू ने भी बयान पर आपत्ति जताई है। आप अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए नैरेटिव सेट करते हैं, ये सबको पता हो गया। इसलिए इस तरह के वक्तव्यों से भारतीय जनता पार्टी के नेता बचे, नैरेटिव सेट करने की राजनीति से बचे। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जातीय सर्वे करवाया था। उस जातीय सर्वे में
मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है, हिंदू की आबादी लगभग 81%। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, अगर आपको जनसंख्या की इतनी चिंता है तो समाज में जागरूकता अभियान चलाइए। क्योंकि इन्होंने काम तो जनहित में कुछ किया नहीं है, तो वोट मांगने जाए कैसे? तो सबसे अच्छा है भैया, समाज को लड़ा दो, बांट दो और अपनी राजनीति रोटी सेक लो। लेकिन बिहार की जनता सब ये देख रही है। अब इस देश में आवश्यकता है एक देश एक कानून की, और इन चीजों पर निश्चित तौर पर चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या फिर कॉमन सिविल कोड हो, इन तमाम चीजों पर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बचौल के आरोप को समझने के लिए बिहार की डेमोग्राफी के आंकड़े देखना भी जरूरी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक कटिहार में 13,65,000 मुस्लिम थे। साल 2024 में मुस्लिमों की अनुमानित आबादी 16,85,000 थी। किशनगंज में कुल आबादी का 67.98% मुस्लिम है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। अररिया में मुस्लिम आबादी 43% है, जबकि पूर्णिया अल्पसंख्यकों का गढ़ बन चुका है। किशनगंज जिले के अंदर किशनगंज प्रखंड और हिंदू बहुल्य था। पूरे देश में 1961 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 3.54 बढ़ी, लेकिन किशनगंज के अंतर्गत ये आबादी बढ़ी है 14.19। मुसलमानों के साथ ही बिहार में ईसाइयों की जनसंख्या में काफी इजाफा हुआ है। 2011 में हुए जनगणना के मुताबिक बिहार में ईसाइयों की आबादी 1,29,247 हो गई और ग्रोथ रेट बढ़कर 143.23% हो गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ सिर्फ 15.52% था। बीजेपी विधायक ने इसी बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के। और अब सवाल, क्या राजनीति में आएंगे निशांत? 2025 की शुरुआत से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आने को लेकर चर्चा हो रही है। निशांत कई बार अपने पिता सीएम नीतीश कुमार के लिए वोट की अपील कर चुके हैं, फिर से सीएम बनाने को लेकर जनता से अपील कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक ये साफ नहीं किया कि वो राजनीति में आएंगे या नहीं। पर अब उनकी चाल ढाल किसी नेता से कम नहीं दिख रही। निशांत के इस बदले अंदाज को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। समर्थकों की भीड़ के बीच पूरे ताव के साथ चल रहे ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। इनका पहनावा पहले की तरह सादा ही है, पर इनकी चाल में एक अलग रौब है। चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास है और साथ में है समर्थकों की भीड़ जो उन्हें बिहार का भविष्य बताते हुए नारे लगा रही है। ये वही निशांत कुमार हैं जो सार्वजनिक जगहों पर दिख भी जाए तो इन्हें पहचानना मुश्किल होता था। कोई ये कह नहीं सकता था कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। पर अब निशांत अपने व्यवहार में बड़े बदलाव ला रहे हैं। अब वो एक आम जनता की तरह भीड़ में गुम नहीं है। किसी नेता की तरह समर्थकों की नारेबाजी के बीच शान से चल रहे हैं। राजनीति पर कुछ भी बोलने से बचने वाले निशांत अब ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का साथ देने की बात कह रहे हैं। पिताजी, राज्य, सारे देश को जो भी शहीद होता है, इन पे गर्व रहेगा हमें के लिए। और हम लोग सब सरकार और सेना के साथ हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ठीक है। निशांत ने एक बार फिर बिहार चुनाव के सवाल को टाल दिया, पर उनके इस बदले हाव भाव को लेकर अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या निशांत राजनीति में कदम रखने वाले हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, ये बात लगातार हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले नहीं चाहते कि निशांत जी राजनीति में आए। पौधा लगाया और स्वाभाविक रूप से समर्थक कार्यकर्ता रहते हैं तो जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। अब इसको राजनीति में आने का के रूप में लोग चिन्हित कर रहे हैं, तो यह राजनीति में आना यह निशांत कुमार का व्यक्तिगत विषय है। नीतीश जी के पास मात्र एक विकल्प है कि अपने चिराग को
राजनीति में लाके पार्टी को बचाए रखना। भाजपा चाहती है कि नीतीश जी के साथ साथ उनके बेटे को भी निपट दे, लेकिन नीतीश कुमार जी राजनीति के खिलाड़ी हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, पर उनके आने से पहले ही उनके आने को लेकर सियासत तेज हो गई है। नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। पटना से बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार पहुंचे सरदार पटेल भवन, ये जानकारी मिल रही है। अचानक सीएम पहुंचे हैं पटेल भवन, गृह विभाग का निरीक्षण किया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अचानक से देखिए वो पहुंच गए सरदार पटेल भवन और अचानक जब वहां पर दौरा हुआ, गृह विभाग का निरीक्षण किया, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम अचानक पहुंचे पटेल भवन और ये देखिए पहली दफा नहीं है, इस तरीके से औचक निरीक्षण सीएम नीतीश करते रहते हैं, कामों के बारे में जानते रहते हैं। और ये तस्वीरें देख रहे हैं जो आप, ये सरदार पटेल भवन की है। जब सीएम नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे, अचानक सीएम पटेल भवन पहुंचे और वहां पहुंचकर गृह विभाग का निरीक्षण किया। और अब बात तिरंगा यात्रा की होगी। बिहार में बीजेपी आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लोगों को देगी। बीजेपी नेता लोगों के बीच घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को बताएंगी। 14 मई को पटना से शुरू होने वाली ये यात्रा अलग अलग दिन कमिश्नरी मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में निकाली जाएगी। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न है। सेना के जवानों के शौर्य के सम्मान को लेकर बिहार में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। पटना से शुरू हुई यात्रा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा का मकसद लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को बताना है। मेरा मानना है हमारे सैनिकों ने उससे बड़ा काम किया है। हम लोग तो एक छोटे से उदाहरण पेश कर रहे हैं। जिस तिरंगे की खातिर हमारे सैनिकों ने कुर्बानी दी है, जिस तिरंगे की खातिर हमारे सेना ने दुश्मन को पस्त किया है, उसके सीमाओं में घुसकर, उस सेना का अभिनंदन है, उस सेना को सत सत नमन है। और जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो उनका भी अभिवादन है। तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लोगों को बताएगी, साथ ही सीजफायर को लेकर दुष्प्रचार से भी लोगों को अवगत कराएगी। तिरंगा यात्रा निकाला गया है ऑपरेशन सिंदूर में। जिस प्रकार भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। पूरे देश के लोग आज भारत के सैनिकों के शौर्य में ये तिरंगा यात्रा निकाले हुए, और पटना की धरती पर लोगों का उत्साह देखिए कि अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किस प्रकार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पीएम मोदी भी पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे चुके हैं। पीएम ने साफ कहा है कि भारत पर नजर उठाने का एक ही अंजाम तबाही है और आतंक पर अब घर में घुसकर मारेंगे। तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी भी लोगों को ये बताएगी कि किस तरह पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया। भारतीय सेना के शौर्य की गाथा जन जन तक पहुंचाई जाएगी। भारत पाक के बीच युद्ध विराम में अमेरिका के कथित मध्यस्थता पर विपक्ष सरकार को जिस तरह घेर रहा है, उसका भी बीजेपी के नेता जवाब देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और वहीं देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कस दिया है और कहा कि राहुल गांधी शतरंज का गलत चाल चल रहे हैं। कन्हैया कुमार को बिहार की जनता रोड छाप समझती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के सदस्य कन्हैया कुमार से बिहार की जनता नफरत करती है। कांग्रेस के लोग भी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते। राहुल गांधी का मिशन टाई फिस हो जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। चाल चल रहे हैं। कन्हैया कुमार को बिहार की जनता रोड छाप समझती है।
और भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का सदस्य कन्हैया कुमार को बिहार की जनता नफरत करती है। और इसलिए आपने देखा कि जब जब कन्हैया कुमार चाहे चुनाव में खड़ा हो, चाहे प्लान रोको यात्रा शुरू किया हो, एक भी बिहार की जनता उसको पसंद नहीं की। और दरभंगा से बड़ी खबर आपको दे दे, राहुल गांधी के कार्यक्रम पर ग्रहण लग गया। जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। कल राहुल गांधी का 11 बजे से छात्रों के साथ संवाद होना था। दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में होने वाले कार्यक्रम का जो अब शेड्यूल आया है, ये देखिए, ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली। बिना अनुमति के कार्यक्रम तय हुआ। पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे दिखे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी और अब देखिए राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो रहा है। इसको लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि कल ये कार्यक्रम होना था, 11 बजे छात्रों के साथ राहुल गांधी का संवाद था, लेकिन कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से इसे कैंसिल किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जहानाबाद के कनौदी गांव पहुंचे। उन्होंने आईटीबीपी के शहीद जवान सौरभ कुमार को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद के परिवार से मुलाकात कर ढांढस भी बंधाया। तेजस्वी यादव ने शहीद के परिवार को पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। शहीद सौरभ कुमार के परिजनों से हम मिलने आए थे और आप सब लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे और इलाज के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो उनके परिवार के लोग से मिलकर के हमने संवेदना दी है। और अब मध्य प्रदेश के एक मंत्री की बात करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया, जिस पर बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इस मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री से बड़ी भूल हो गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन पर पूरे देश को नाज है। देश की बेटी है और उसने पाकिस्तान को पानी पिलाने का काम किया, नस्तो नाबूद करने का काम किया। हमें उन दोनों बेटियों पे गर्व है, जो हमारे देश की दोनों बेटी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, दोनों पे पूरे हिंदुस्तान को गर्व है, जिसने पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया। और अब खबर गया से, जहां गुरुआ में बारात में डीजे बजाने के विवाद में 2 समुदायों के बीच में झड़प की तस्वीर देखने को मिली। पुलिस ने अब तक दोनों पक्ष से 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल गुरुआ थाना के गुडरू गांव में बीते 7 मई को शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच में मारपीट हो गई। हिंसक झड़प में दोनों पक्ष से 10 लोग घायल हो गए थे। इसमें इलाज के दौरान ननकू यादव की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि 7 मई को राम वृक्ष यादव के बेटे मिथिलेश यादव की बारात की तैयारी हो रही थी। बारात निकलने से पहले दूल्हे को डीजे के साथ गांव के देवी मंदिर में पूजा के लिए ले जाया जा रहा था। जैसे ही दूल्हा और बारात मस्जिद के पास पहुंची, वैसे ही दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे के साथ उस रास्ते से जाने का विरोध कर दिया। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें दोनों पक्षों से 10 लोग जख्मी हो गए। 10 मई को इलाज के दौरान ननकू यादव की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की पहल से गांव में शांति बहाल है। उसके बाराती भी आया ना, तो डीजे उधर ले गया, तो हम लोग के भी सोचा ना कि हम भी ले जा सकते हैं, तो कब। अच्छा, तो उसी दौरान मतलब डीजे क्रॉस कर रही थी? हाँ, एतिये तक लावे किए। अच्छा, अब एतिये से ओखनी मार करने लगा। मतलब वहाँ पर 10 तक आया तो हम लोग मना किया कि आराम से डीजे कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ पार्टी मिल के जैसे रहे वैसे रहे। हम लोग दावा बेचते, हम लोग खाना खाते, आपके पास आप मेरा ही खाते। अच्छा, इसी के दरबारी लोग बचत करते करते 4-5 आदमी था। उसके बाद 4 स्टार्ट हो गई ईंटा और वहाँ पर के से टाना गया। इसी में आटा वगैरह इसी के पीछे आप लोग, यानी पूरे उसमें गाँव पूरे जुट गए फिर? जी, गाँव उसमें टूट गया।
और चलिए बात करेंगे खेलो इंडिया की। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत बास्केटबॉल का मुकाबला हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच दिलचस्प मैच खेला गया। बिहार पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है, जिसका कल समापन होना है। स्पोर्ट्स डीजी रविंद्रन शंकर ने कहा कि पिछले खेलो इंडिया के मुकाबले इस बार बिहार ने कई गुना ज्यादा मेडल अपने नाम किए। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अभी तक इस वक्त तक हम 26 मेडल्स हैं, तो परसेंटेज कितना गुना बढ़ा है आप देख लीजिए। उसकी मेजर कारण ये है, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 2 पॉलिसी जो लागू किया गया, मेडल लाओ नौकरी पाओ और खेल छात्रवृत्ति योजना, ये बहुत काम किया है और बच्चे लोग इस पॉलिसी को पूरा भरपूर फायदा उठाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार बिहार कर रहा है। खेल के रंग बिहार के संग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर स्टेडियम में वॉलीबॉल के मुकाबले यहां देखने को मिल रहे हैं, जहां तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों का उत्साह भी यहां साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मद्देनजर बिहार पहली बार मेजबानी कर रहा है और लगभग 10,000 युवा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ पटना में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं, बल्कि कई अन्य जगहों पर महत्वपूर्ण मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ की हम बात करें पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो इंडोर स्टेडियम में जहाँ वॉलीबॉल के मुकाबले नजर आ रहे हैं, वहीं आउटडोर में एथलेटिक्स भी खेले जा रहे हैं। ज्ञान भवन में कुश्ती का आयोजन हो रहा है और यहाँ बेहद ही दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ यहाँ अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। हार जीत किसकी होगी, सबकी निगाहें उसी पर है, क्योंकि कई गोल्ड मुकाबले के लिए गोल्ड जीतने के लिए आज मुकाबला होना है और उसमें से एक महत्वपूर्ण मुकाबला उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच खेला जा रहा है। वॉलीबॉल का मुकाबला है और कई अलग अलग गेम पटना में देखने को मिल रहे हैं। लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है, खिलाड़ियों का जोश भी देखने को मिल रहा है और युवाओं के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स बेहद ही महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए शिप्रा झा के साथ। शुक्रिया जया। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।